चलिए, संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें अगला चैप्टर हम लेके आए हैं। कुछ संख्याएं हमारी शेष रह गई थी, उनको आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अब बची हुई संख्याओं में बची एक संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। ठीक, कभी कभी आप इसे सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिखा हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इतिहास देख लेते हैं, किस तरीके से काल्पनिक संख्याओं की जरूरत पड़ी और ये दरअसल असलियत में होती क्या है। सबसे पहले जिन संख्याओं की खोज की गई थी वो देखिए, नेचुरल नंबर थे, पूर्णांक हो गए, होल नंबर हो गए, इन सभी संख्याओं की खोज की गई। उसके बाद में सन 75 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया, जो कि ग्रीक राज्य था उस समय, वहां पर एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हीरो। स्पेलिंग हीरो की जो नाम है वो ये है। ठीक है, तो हीरो नाम के एक गणितज्ञ थे। ये एक गणना कर रहे थे, एक कैलकुलेशन कर रहे थे ये पिरामिड की। पिरामिड का ये आयतन निकाल रहे थे। एक कटा हुआ पिरामिड का कुछ भाग, उसका आयतन क्या होगा। उसकी कैलकुलेशन के दौरान इन्हें एक कैलकुलेशन √81 - 144, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा नंबर, यहाँ पर एक उससे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव का नंबर आएगा। जब भी नेगेटिव का नंबर कुछ ना कुछ आए और वो रूट के अंदर हो, तो हम इसको बाहर में क्या लिखेंगे। जैसे कि आपने √4 पढ़ा है तो इसकी वैल्यू 2 लिख सकते हैं। √3 पढ़ा है तो इसकी वैल्यू ये तो एक अपर में होकर 1.73, इस तरीके से कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर यही √3 की जगह -3 आ जाए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे, -1.73 लिख लें। अगर माइनस लिख लिया तो देखिए, 2 से स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। क्या इसका स्क्वायर करने पर -3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि माइनस तो नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पर प्लस मानते हैं, प्लस मानेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तब भी प्लस का ही 3 आएगा। तो ये माइनस जो था दिक्कत करने लगा। तब इस दिक्कत का समाधान करने के लिए काल्पनिक संख्याओं पर काम करना प्रारंभ किया गया। फिर सन 850 ईस्वी में आई है। सन 850 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ थे, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, महावीर। क्या नाम था? महावीराचार्य कहा जाता था, महावीर हम लिख रहे हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गणित सार संग्रह। ये सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है, सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। गणित सार संग्रह, ये उन्होंने एक किताब लिखी, गणित पर आधारित किताब थी। इन्होंने ये बताया कि काल्पनिक संख्याओं जैसी कोई चीज हमारे वास्तविक जीवन में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी जो संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं, इनका हमारे वास्तविक जीवन, प्राकृतिक जीवन में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका हम कोई यूज नहीं कर सकते। ये इन्होंने अपनी इस किताब के जरिए बताने की कोशिश की। फिर सन 1150 ईस्वी में एक और हमारे गणितज्ञ थे, भास्कराचार्य का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बीजगणित। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो की दोनों आप लोग याद कर लेना। इन्होंने कहा कि कोई संख्या जो कि नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, उसका वर्गमूल निकाला जाए, तो ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। बीज गणित की किताब में इन्होंने ये बताने की कोशिश की, इस तरीके की कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर 1545 ईस्वी में आई है। एक कॉर्डन नाम के गणितज्ञ थे।
ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उन्हें एक कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की दिखी, एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 40। जब इसका आप मान निकालेंगे, इसका मान कुछ इस तरीके से मिलेगा, 5 प्लस, ठीक है, तो 5 तक तो सही है, लेकिन माइनस के रूट 15 अंदर है, ये वास्तविक में वैल्यू क्या होगी इसकी, क्योंकि माइनस लगा है, 4 × 16 लगभग 4 के बराबर मान हमारा आ जाएगा अगर ये माइनस ना हो, लेकिन माइनस है, तो इसका वास्तविक मान क्या होगा, ये वास्तविक मान उस समय तक भी नहीं पता चला कि क्या लिखा जाए। तो इन्होंने कहा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो यूजलेस हैं, इन्होंने कहा इनकी कोई हमको जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ, ठीक है, तो इन्होंने इसको यूजलेस बता दिया। फिर इसके बाद में सन 1625 में, 1625 में एक और गणितज्ञ हैं जिनका नाम है अल्बर्ट गिरार्ड। क्या नाम है? अल्बर्ट गिरार्ड। इन्होंने सबसे पहली बार इसको कुछ महत्व देना स्टार्ट किया है। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं इनको पहली बार किसी ने महत्व दिया तो वो है अल्बर्ट गिरार्ड। इन्होंने ये बताया कि जितनी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस मतलब बहुघातीय समीकरण है, जितनी भी बहुघातीय समीकरण है, इनका मान निकालने के लिए, इन समीकरणों को हल करने के लिए काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो काफी हमें मदद पहुंचा सकती हैं। इन्होंने कहा अगर हमें बहुघातीय समीकरणें होती हैं, कहीं एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से समीकरणें जो होती हैं बहुघातीय, तो उनको जब हल करते हैं जो मैक्सिमम पावर होती है उस समीकरण की उतने ही एक्स के मान होते हैं, या जितनी भी चर राशियां हैं उनके उतने ही मान होते हैं। लेकिन कभी कभी समीकरण इस तरीके से बन जाए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, दो घात की ये समीकरण है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का माई एक्स की वैल्यू -1 इस तरीके से आएगी। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे? तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम एक इमेजिनरी नंबर मान लें तो हम जितनी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं जिनका मान नहीं निकाला जा सकता था उनका भी हम मान अब निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आइए 17th सेंचुरी में, सॉरी 18th सेंचुरी में, सन 1700 के आगे की बात है। 18वीं शताब्दी में जब आएंगे आप तो सबसे पहली बार यूलर, गणितज्ञ यूलर्स इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, यूलर्स का नाम सुना होगा, ये एक गणितज्ञ थे। तो इन्होंने सबसे पहली बार जो डिनोशन है, जो इसका संकेत है काल्पनिक संख्याओं का, आई, आयोटा इसे बोलते हैं, गणित में आयोटा कहा जाता है, आई के तरीके से इसका सिंबल होता है, इमेजिनरी नंबर के हिसाब से लिया गया है। उन्होंने पहली बार आई की जो वैल्यू है -√1 के बराबर बताया। इन्होंने कहा अगर हम, तो इस तरीके से देखिए, अगर x बराबर माइनस माइनस का √1 आ जाए तो हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान i हो गया, सॉल्व हो गई हमारी इक्वेशन। फिर सन 1830 में एक और गणितज्ञ हैं WR हैमिल्टन। इन्होंने काल्पनिक संख्याओं को लिखने का रूप जो है उसको बताया किस तरीके से हम लिखेंगे। इन्होंने कहा काल्पनिक संख्याओं का जो रूप है वो a प्लस आई बी, इस रूप में सभी काल्पनिक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं की चर्चा हो गई। अब जरा हम देख लेते हैं हम पढ़ क्यों नहीं, ये सब चर्चा हमने क्यों की। हमने परिमेय पढ़ा, हमने अपरिमेय पढ़ा। वास्तविक संख्याएं कौन सी थी? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी
अपरिमेय संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को आप कंबाइंड लिख दें तो कौन सी हमें संख्याएं मिलेंगी? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद में काल्पनिक संख्याएं आई। तो काल्पनिक संख्याओं का रूप अभी हमने देखा ए प्लस आई भी है, जहां पर ए एंड बी ये दोनों कैसे हैं? रियल नंबर हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो लिखा है कहीं पर, दो एक कैसी है? ये एक परिमेय है, ये एक पूर्णांक भी है, ये एक प्राकृतिक संख्या भी है। और अगर परिमेय है तो वास्तविक संख्या भी होगी। ठीक है, तो ये वास्तविक भी है। अगर हम इसे टू को 0i, टू को हम 0 i इस तरीके से लिख दें, तो इसमें एक काल्पनिक नंबर आयोटा, 0 i ये भी शामिल हो गया। ठीक, तो ये संख्या कैसी बन गई? ये संख्या अब काल्पनिक बन गई। तो हम ये कह सकते हैं दुनिया में जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं वो काल्पनिक हैं। ठीक है ना? जैसे पाई है, पाई कैसी है? एक अपरिमेय है। पाई कैसी है? एक वास्तविक संख्या भी है। पाई कैसी है? एक काल्पनिक भी तो हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, या हम ये कहें जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब की सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब एक और नंबर देखते हैं हम जरा। 2 + 3 i, ये मान लीजिए कहीं लिखा है, तो ये कैसी काल्पनिक संख्या? अब हम आपसे ये कहें क्या ये वास्तविक संख्या है? देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। अगर इसमें ये आयोटा का पार्ट ना होता तो ये वास्तविक संख्या हो जाती। जैसे कि 2 वास्तविक है, 3 वास्तविक है, लेकिन अगर हम आपसे कहें 2i या 3i तो ये वास्तविक नहीं है। ये दो के दोनों नंबर काल्पनिक हो गए। अब इनके साथ में आप कुछ भी जोड़ दें वो इमेजिनरी नंबर ही रहेगा, तो वो काल्पनिक संख्या ही रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ आई देखना है। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ आई देखना है, तो जो कहीं पर भी किसी भी संख्या में अगर आपको आई दिख जाए तो आप सीधे कह दें कि वो एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा लगा होगा तो आप उसे काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। ये एक बड़ा बक्सा है, इस बक्से के अंदर सभी काल्पनिक नंबर, ये संख्याओं का बक्सा है मान लीजिए। आपको पता है दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याएं, हम सबको मान सकते हैं, सबको लिख सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसे हम काल्पनिक संख्या के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, तो ये संख्या का बक्सा हो गया। सबसे बड़ा बक्सा कौन सा होगा? तो इसी का तो होगा। इस काल्पनिक संख्या के अंदर हमें पता है वास्तविक संख्याएं भी आती हैं, तो हम वास्तविक संख्याओं को मान लीजिए इस तरीके से लिख लें, तो काल्पनिक संख्या के अंदर कौन सा बक्सा बन जाएगा? वास्तविक संख्या का। आपने ये भी पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय और अपरिमेय दो रूप में होती हैं, तो हमने दो बक्से बना दिए। ये बक्सा किसका हो गया? परिमेय के लिए। और ये बक्सा किसके लिए हो गया? अपरिमेय के लिए। अब हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप उसे रखेंगे, कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा ये बताएंगे। सबसे पहले ये बताइए 2 कहाँ पर आएगा? 2 आप ये बताएं वास्तविक है या काल्पनिक है? 2 काल्पनिक के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम 2 कहें तो कैसा है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा है। 2 वास्तविक संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना? p/q का रूप है, तो किस वाले बक्से में जाएगा 2? 2 यहाँ पर जाएगा। अब एक और वास्तविक संख्या आपने पढ़ी है √3, ये कहाँ पर जाएगी? ये वास्तविक वाले बक्से में ही तो आएगा, लेकिन वास्तविक वाला बक्सा दो पार्टों में बटा है, परिमेय और अपरिमेय में। तो हम इसे कहाँ रखेंगे? √3 है एक अपरिमेय संख्या, तो इसे हम कहाँ रखें? यहाँ पर। आप बताइए पाई इसे कहाँ पर आएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3 कहाँ पर जाएगा? 3 यहाँ पर आएगा। ठीक, वास्तविक संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है। अब आप इन्हीं संख्याओं को जरा हम
काल्पनिक रूप में लिखते हैं। 3 को हमने लिख दिया 3 + 2 i। अब ये बताइए, क्या हम इस बक्से में कहीं पर इसे रख सकते हैं? ये बक्सा तो वास्तविक संख्याओं का है, जबकि ये कैसी है, एक काल्पनिक संख्या है। तो ये वाला जो पूरा बक्सा था, इसमें हम नहीं रख पाएंगे इसे। तो हम इसे कहाँ रखेंगे? 3 + 2 i। ये संख्या कहाँ पर जाएगी? यहाँ पर जाएगी काल्पनिक में। ठीक है। अगर हम आपसे कहें 3 + 0 i, ये कहाँ पर जाएगा? अब देखिए, 3 + 0 i कैसी संख्या है? ये काल्पनिक रूप में तो लिखी है, ये काल्पनिक रूप में तो लिखी है, लेकिन है कैसी? वास्तविक संख्या। तो हम 3 + 0 i को यहां पर रख सकते हैं। ठीक है। 3 + 0 i कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। जबकि 3 + 2 i कहाँ पर जाएगा? या 3 i कहाँ पर जाएगा? वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है। वो प्योर काल्पनिक है, जबकि ये संख्याएं काल्पनिक रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कैसी हैं? रियल नंबर है, क्योंकि आयोटा के साथ जीरो लगा है। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं, दुनिया में जितने नंबर हैं 3 + 0 i की अगर हम बात करें तो क्या काल्पनिक नहीं है? ये भी तो काल्पनिक है। 3 + 3 i क्या काल्पनिक नहीं? ये भी काल्पनिक है। दुनिया में जितने नंबर हैं, जी पाई की बात करें, हम पाई + 0 i के रूप में लिख सकते हैं ना इसे। तो ये भी काल्पनिक नंबर बन गया। √3 लिख सकते हैं ना, तो ये भी काल्पनिक नंबर बन गया। तो दुनिया में जितने नंबर हैं सबके सब हम काल्पनिक नंबर कह सकते हैं। कुछ अन्य संख्याएं जरा, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो काल्पनिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका? कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। वो संख्या जिसमें आयोटा लगा हो वो काल्पनिक संख्या होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। √-1 का मान आयोटा के बराबर होता है। दुनिया में सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जबकि सभी वास्तविक संख्याएं काल्पनिक नहीं होती हैं। सॉरी, सभी वास्तविक संख्याएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन सभी काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है।